Hello everyone, welcome back to my channel Learning with Pace. In this video, we are going to explain the chapter number 3 in your Flamingo textbook, and the chapter name is Deep Water. So Deep Water, written by William Douglas. William Douglas was born in the year of 1898 and died in the year of 1980. He was born in Maine, Minnesota. मतलब इनका जो जन्म हुआ था, इनका जो birth place है, that's Maine in US states. After graduating with a Bachelor of Arts in English and Economics, he spent 2 years teaching high school in Yakima. Yakima also, that's a part of Washington in US. So basically इन्होंने graduation में Bachelors of Arts किया था English and Economics subject से. इसके बाद इन्होंने teaching भी की थी. However, he got tired of this and decided to pursue a legal career. फिर लेटर ऑन इनको लगा कि इनको अपना करियर शिफ्ट करना चाहिए, तो ये टीचिंग से आ गए लीगल करियर में. ही मेट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट. फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ये यूएस के 32nd प्रेसिडेंट रह चुके हैं. सो विलियम डगलस जो थे ये 32nd यूएस के जो प्रेसिडेंट थे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, इनसे ये मिले येल में एंड बिकेम एन एडवाइज़र एंड फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट. सो बाद में जाकर ये इनके एक एडवाइज़र बन गए थे, मतलब इनके सलाहकार बन गए थे, एंड फिर धीरे धीरे के एक अच्छे फ्रेंड भी बन गए थे ये. डुगलस वॉज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स. इन्होंने अपना करियर लीगल में ही शुरू किया एंड इन्होंने एडवोकेसी का काम किया, ह्यूमन राइट्स के लिए इन्होंने आवाज़ उठाई है. ही रिटायर्ड इन 1975 विद अ लॉन्ग term lasting 36 years and remains the longest serving justice in the history of the court. अगर हम यूएस की अगर कोर्ट हिस्ट्री की बात करें तो सबसे लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड विलियम डगलस कर रहा है. ऑलमोस्ट 36 ईयर्स इन्होंने एज अ जज काम किया है. द फॉलोइंग एक्सर्प्ट इज टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम ओ डगलस. सो विलियम ओ डगलस ने जो ये आपको कहानी बताई है आपकी फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक में, जिसका नाम है डीप वाटर, ये बेसिकली एक लॉन्ग वर्क से लिया हुआ छोटा सा एक्सर्प्ट है. तो ये किसका पार्ट है? ऑफ मैन एंड माउंटेन्स का. इट्स ऑल्सो रिटन बाय विलियम ओ डगलस. इट रिवील्स how as a young boy William Douglas nearly drowned in a swimming pool, and in this essay he talks about his fear of water and thereafter he finally overcame it. तो आप इस चैप्टर में पाएंगे कि इनका एक ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट है. ये अपनी ज़िंदगी के बारे में हम रीडर्स को बता रहे हैं कि किस तरीके से ये स्विमिंग पूल में डूब गए थे और इनको फिर हाइड्रोफोबिया हो गया था, वाटर का फोबिया हो गया था, और पानी के डर से इनको कितना डर लगता था सोच कर भी, लेकिन लेटर ऑन इन्होंने इस फियर ऑफ वाटर को ओवरकम किया. मतलब इन्होंने इस पानी के डर को अपने से दूर किया. किस तरीके से इन्होंने ऐसा किया, कैसे इन्होंने इस डर से ओवरकम किया, वो सारी चीज़ें इन्होंने हमें इस चैप्टर में बताई हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन. इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 or 11 years old. तो हमें इस चैप्टर में ये अपना चाइल्डहुड इंसिडेंट बता रहे हैं कि जब ये 10 से 11 साल के थे ना, तब इनके साथ कुछ ऐसा हुआ था कि ये मरते मरते बचे थे. तो हुआ ये था कि इनको स्विमिंग नहीं आती थी और ये पानी में डूबकर मरने वाले थे, लेकिन ये किसी तरह बच गए. आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम. और जब ये 10-11 साल के थे ना, तभी इन्होंने डिसाइड किया कि ये अब स्विमिंग सीखेंगे. There was a pool at the YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. तो इन्होंने सोचा कि ये एक पूल ज्वाइन करेंगे जहाँ पर ये किसी प्रोफेशनल के अंडर स्विमिंग जो है करना सीखेंगे. सो इन्होंने डिसाइड किया कि ये YMCA के पूल को ज्वाइन करेंगे. तो YMCA कहाँ पर है? याकिमा में. याकिमा क्या है? ये एक शहर है, एक सिटी है वॉशिंगटन में. एंड याकिमा
में ही एक सेंटर है YMCA का, या ये कह लो इनका एक ऑर्गेनाइजेशन है। YMCA का फुल फॉर्म क्या है? वेल, आपको फुल फॉर्म ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। द नेशनल काउंसिल ऑफ यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वेल, YMCA के बहुत सारे सेंटर्स हैं अलग अलग देशों में। इसका एक सेंटर आपको इंडिया में भी मिलेगा, एंड इसका जो ओरिजिनेशन है मतलब YMCA का, ये इसका सबसे पहला जो सेंटर है वो ओपन हुआ था USA में, राइट। एंड YMCA के बारे में मैं एक दो चीज़ें और बता देती हूँ ताकि आपको थोड़ी सी और डीप नॉलेज हो जाए। वेल, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एंड इनका मेन पर्पज़ ये है कि लोगों के पास हेल्दी लिविंग हो, एंड यूथ डेवलपमेंट के लिए ये लोग काम करते हैं। ये लोग जिम्नाजियम वगैरह सिखाते हैं, जिम्नास्टिक्स वगैरह सिखाते हैं, इसके अलावा स्विमिंग वगैरह सिखाते हैं। ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ ये अपने सेंटर में सिखाते हैं, राइट। जैसे कि लगा लो कोई इंडिया में एक सेंटर है, वहाँ पर बच्चों को जो है योगा भी सिखाई जाए, स्विमिंग भी सिखाई जाए, जिम्नास्टिक्स भी सिखाई जाए। इसी तरीके से YMCA एक तरीके का एसोसिएशन, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके सेंटर अलग अलग जगह पर है और ये लोग स्विमिंग सिखाते हैं, राइट। तो अब आपको ध्यान रखना है कि विलियम डगलस ने डिसाइड किया कि ये YMCA का जो इनका सेंटर याकीमा में है उसके पूल में जाकर ये सीखेंगे स्विमिंग, एंड द याकीमा रिवर वॉज ट्रेचरस। याकीमा में ही एक याकीमा रिवर है जो कि काफ़ी ट्रेचरस है। ट्रेचरस का मतलब है डेंजरस, काफ़ी खतरनाक है। मदर कंटिन्यूली वॉन्ट अगेंस्ट इट, kept fresh in my mind the details of each drowning in the river। फिर ये कहता है कि इनकी जो मदर है ना विलियम डगलस की, वो बार बार विलियम डगलस को ये याद दिलाती रहती थी कि हर साल कितने लोग याकीमा रिवर में डूबकर मर जाते हैं, बट द YMCA पूल वो सेफ। फिर ये कहते हैं कि जहाँ ये स्विमिंग सीखना चाहते थे ना YMCA पूल में, वो काफ़ी सेफ था। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet deep at the shallow end, while it was 9 feet deep at the other end. The drop was gradual। Well, सबसे पहले तो ये लाइन समझो, drop was gradual का मतलब क्या है। देखो, स्विमिंग पूल आप देखेंगे तो पहले क्या होता है, इसके दो सरफेस होते हैं। पहले इसका जो सरफेस होता है वो कैसा होता है, एकदम शैलो होता है, राइट। शैलो मतलब कम गहरा होता है। फिर आप देखोगे कि नीचे थोड़ा सा ऐसे हल्का सा जाके आपको दूसरा एक फ्लोर मिलेगा जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा कि ये काफ़ी डीप होता है और ऊपर वाला पार्ट काफ़ी जो है शैलो होता है। सो ये जो पार्ट है ना, बेसिकली दिस पार्ट, ये वाला पार्ट, इट इज़ कॉल्ड ड्रॉप। ओके, सो यहाँ पर ना ये कह रहे हैं विलियम डगलस कि जो पूल में ये जाते थे उसका एक एंड काफ़ी शैलो था, मतलब ज़्यादा डीप नहीं था। कितना डीप था? 2 or 3 feet डीप था। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना, 2 or 3 feet डीप था। और उसका जो ड्रॉप था ना वो ग्रेजुअल था, मतलब एकदम ऐसे स्टीप नहीं था, ग्रेजुअल था, आराम से नीचे की तरफ डीप था। और जो सबसे डीपर साइड था इस पूल का वो था 9 feet डीप। तो ये कितना फीट डीप था? 9 feet। तो एक तरफ 2 या 3 feet था, दूसरी तरफ 9 feet जितना गहरा ये स्विमिंग पूल था। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल। और अभी हमें विलियम डगलस बता रहे हैं कि इन्होंने स्विमिंग सीखने के लिए वाटर विंग्स खरीद लिए थे। तो वाटर विंग्स कैसे होते हैं, ये देखो, इस बच्चे ने जैसे ये हाथों में पहने हुए हैं ना, इस तरीके से इन्होंने वाटर विंग्स खरीद लिए थे। और ये वाटर विंग्स हेल्प करते हैं डूबने से बचाने के लिए। और ये वाटर विंग्स खरीद कर फिर कहाँ गए? सीधा पूल में जाने लगे। आई हेटेड टू वॉक। आई थिंक मुझे आपको पहले ये दिखा देना चाहिए, ये है याकीमा रिवर, एंड आपको ये बताया हुआ है याकीमा रिवर कहाँ से कहाँ जाती है। देखो, जैसे कि याकीमा शहर ये रहा, दैट्स इन वॉशिंगटन, और यहाँ पर ये याकीमा रिवर बहती है।
याकिमा रिवर इज़ अ ट्रिब्यूटरी मतलब ये सहायक नदी है ऑफ द कोलंबिया रिवर इन ईस्टर्न वॉशिंगटन। सो वॉशिंगटन के ईस्टर्न साइड में बेसिकली याकिमा रिवर जो है वो आपको बहती हुई नज़र आएगी। Well, Washington is in USA. The state is named after the indigenous Yakama people. ये जो याकिमा नाम है ना, ये एक ट्राइब के नाम के पीछे पड़ा है। ट्राइब का नाम था याकामा। याकामा लोग जो हैं वो याकिमा में ही रहते थे एंड याकामा लोगों के नाम के पीछे ही इस सिटी का नाम एंड इस रिवर का नाम पड़ा है। Well, I forgot the last line. I hated to walk naked into it and show my skinny legs, but I subdued my pride and did it. तो विलियम डगलस यहाँ कह रहे हैं कि उनको ना स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनना बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि जब स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनते हो तो आप ना हाफ नेकेड हो जाते हो। एंड वो कहते हैं कि उनको ना इसलिए स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनना पसंद नहीं था क्योंकि उनकी टांगे, उनकी लेग्स स्किनी थी, मतलब पतली पतली उनकी टांगे थी। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। प्राइड का मतलब है यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सबड्यूड का मतलब है ओवरकम। तो वो कहते हैं कि मैंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में रखा एंड सिंस उनकी डिज़ायर इतनी इंटेंस थी, उनको स्विमिंग सीखनी थी, तो इन्होंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में रखा और स्विमिंग ड्रेस को पहनकर ये स्विमिंग सीखने जाते थे। तो यहाँ पर ये बेसिकली हमें बताना चाहते हैं कि हर एक इंसान के मन में डर होता है, राइट? एंड उस डर से हमें बाहर आना ही चाहिए अपनी प्राइड को साइड में रखकर। सो ही गाइड्स all the readers to conquer the fear and the kind of fear he has just because of water. From the beginning, however, I had an aversion to the water when I was in it. This started when I was 3 or 4 years old. तो यहाँ विलियम डगलस बता रहे हैं कि जब वो 3 या 4 साल के थे ना, तभी से उनके मन में पानी के लिए एवर्जन शुरू हो गया। एवर्जन मतलब डिसलाइक या फिर हेट, उनको पानी से नफरत शुरू हो गई। तो इसीलिए विलियम डगलस कह रहे हैं कि जब वो छोटे से थे, शुरुआत से ही उनको पानी पसंद नहीं था। और इसकी शुरुआत कब हुई, पानी को लेकर इनके मन में एक हेट्रेड कब आई? जब ये 3 या 4 साल के थे। तो यहाँ पर आगे विलियम डगलस हमें उसी से रिलेटेड एक इंसिडेंट बता रहे हैं। दैट इज फादर टुक हिम टू द बीच इन कैलिफोर्निया, कि इनके फादर एक दिन इनको कैलिफोर्निया में एक बीच है वहाँ लेकर गए। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। और सर्फ का मतलब होता है जो लहरें होती हैं ना बीच में, उनको सर्फ कहते हैं। तो यहाँ विलियम डगलस कह रहा है कि उस बीच में, उस समुद्र में बहुत सारी लहरें थी और उन लहरों के बीच में विलियम डगलस और इसके फादर जाकर खड़े हो गए। आई हंग ऑन हिम। फिर ये कहता है कि विलियम डगलस कहता है कि भाई इन्होंने ना अपने फादर को टाइटली पकड़ लिया। हंग ऑन का मतलब है टाइटली पकड़ लेना। येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी। और वो कहता है कि हालांकि उन्होंने अपने फादर को टाइटली पकड़ लिया था, बट जो समुद्र की लहरें हैं ना वो इतनी तेज़ से आई और इनके ऊपर से होकर चली गई, इनकी बॉडी के ऊपर से होकर वो वेव्स चली गई और विलियम डगलस को नॉक डाउन कर दिया, मतलब नीचे ज़मीन पर गिरा दिया। आई वॉज बरीड इन द वाटर। और ये पानी में ऐसा लगा इनको कि ये एकदम से डूब गए पानी में। माई ब्रेथ वॉज गोन। और एकदम से इनको सांस भी नहीं आई। आई वॉज फ्राइटेंड। फिर विलियम डगलस कह रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा डर गया। फादर लाफ्ड। लेकिन इस इंसिडेंट पर विलियम डगलस के फादर को काफ़ी हंसी आई, बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। तो वो कह रहे हैं हालांकि मेरे फादर को तो इस इंसिडेंट पर हंसी आई, बट यहीं से विलियम डगलस के मन में
पानी को लेकर एक डर पैदा हो गया और इनके दिल से ये डर नहीं गया और इन्होंने डिसाइड किया आगे जाकर कि ये स्विमिंग सीखेंगे। लेकिन इनके मन में डर क्यों हुआ था? डर इसलिए हुआ था क्योंकि इन्होंने अपने फादर को हालांकि टाइटली पकड़ा हुआ था, बट जो समुद्र की लहरें हैं उनका फोर्स इतना ज़्यादा था कि उन्होंने विलियम डगलस को नीचे ज़मीन पर गिरा दिया। तो इनको ना समुद्र की लहरों की जो ओवर पावरिंग फोर्स है उससे डर लगने लग गया। My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fears. आगे विलियम डगलस कह रहे हैं कि जब इन्होंने YMCA पूल में स्विमिंग सीखने का डिसाइड किया तो इनको ना दोबारा से ये वाली मेमोरी याद आ गई। रिवाइव मतलब कोई मेमोरी दोबारा से याद आ जाना, और एक ऐसी मेमोरी जो अनप्लेजेंट रही हो, जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी इनकी लाइफ में। तो कौन सी मेमोरी इनको दोबारा से याद आ गई जब इन्होंने YMCA पूल को ज्वाइन किया? यही मेमोरी जब ये 3-4 साल के थे और इनके फादर कैलिफोर्निया बीच में लेकर गए, किस तरीके से जो वेव्स थी उन्होंने इसको नीचे गिरा दिया था ज़मीन पर और इसको डुबा दिया था। तो जब इन्होंने 10-11 साल के जब ये थे, इन्होंने डिसाइड किया कि ये अब पूल ज्वाइन करेंगे, स्विमिंग सीखेंगे। तो जब इन्होंने स्विमिंग सीखने के लिए YMCA पूल को ज्वाइन किया तो इनकी ये जो अनप्लेजेंट मेमोरी थी, कौन सी अनप्लेजेंट मेमोरी? जब ये इनके फादर के साथ कैलिफोर्निया बीच गए तो इनको वो दोबारा से याद आ गई पानी देखते ही, क्योंकि ये इनका बचपन का फियर था पानी का। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, बट धीरे धीरे इन्होंने कॉन्फिडेंस गेन किया और इन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, ये पक्का स्विमिंग सीखने जाएंगे ही, ये डर में नहीं बैठेंगे। आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स। तो मैंने अभी आपको इमेज में वाटर विंग्स दिखाई थी, तो ये वाटर विंग्स डेली पहन कर जाते पानी में और पैडल करते। वॉचिंग द अदर बॉयज़ एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग दैम। एपिंग का मतलब नकल करना, इमिटेट करना, कॉपी करना। तो ये क्या करते? ये स्विमिंग पूल में जाते, वहाँ पर जो अदर बॉयज़ थे उनको देखते, उनको देखकर इमिटेट करने की कोशिश करते, उनको देखकर कॉपी करते और पैडल करने की कोशिश करते। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज। तो इन्होंने ऐसा 2-3 बार किया डिफरेंट डेज पर। मतलब इन बच्चों को, जो वहाँ अदर बच्चे आते थे ना स्विमिंग सीखने के लिए, उनको कॉपी किया, पैडल करने की कोशिश की वाटर में। and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened। फिर ये कहते हैं कि धीरे धीरे ये पानी के साथ ईज फील करने लग गए, पानी में कंफर्टेबल फील करने लग गए। और जैसे ये पानी में कंफर्टेबल फील करने लग गए, वही उसी टाइम पर इनके साथ कुछ ऐसा मिस एडवेंचर हुआ कि इनको फिर से एक पानी से फोबिया पैदा हो गया। I went to the pool when no one else was there। अब यहाँ आगे विलियम डगलस अपना वो इंसिडेंट बता रहे हैं जब इनके साथ कुछ मिस एडवेंचर हुआ था, कोई मिस हैपनिंग सी हुई थी। एक्चुअली ये एक दिन की बात है जब पूल में गए थे, YMCA पूल में, और उस टाइम पर वहाँ कोई भी नहीं था। The place was quiet, the water was still and tiled bottom was as white and clean as a bathtub। और YMCA पूल उस टाइम पर काफ़ी शांत था क्योंकि वहाँ पर कोई नहीं था, कोई भी स्विमिंग करने नहीं आया, तो इसीलिए जो पूल का पानी था वो भी शांत था। एंड इस पूल की जो टाइल्ड बॉटम थी वो यूं की यूं वाइट दिख रही थी एंड क्लीन दिख रही थी, जैसे कि बाथ टब की होती है। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन ऑल अलोन। टिमिड का मतलब अफ्रेड, किसी चीज़ से डरना। तो ये कह रहे हैं कि सिंस वहाँ पर कोई भी स्विमिंग करने नहीं आया था तो इसीलिए इसको भी डर लग रहा था पूल में जाने से, क्योंकि ये अकेला पानी में जाने से डरता था। सो आई सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स। तो विलियम डगलस ने डिसाइड किया कि ये और लोगों के आने का वेट करेगा और तब तक, जब तक कोई आए तब तक ये पूल के साइड पर बैठ जाएगा। I had not been there long when in came a big bruiser of a boy probably 18 years old। विलियम डगलस कह रहे हैं कि इन्होंने ना
पूल पर जब बैठने का डिसाइड किया कि भाई जब तक कोई नहीं आता तब तक ये पूल के साइड में बैठ जाएगा और जब कोई आएंगे तो ये भी पूल में फिर पैडल करने लगेगा। तो बेसिकली इसे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था बैठे हुए, तो इसने देखा एक 18 साल का लड़का आया जो कि बिग ब्रूजर था, मतलब काफ़ी एग्रेसिव लग रहा था। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, और उसकी चेस्ट पर काफ़ी थिक हेयर थे। ही वॉज अ ब्यूटिफुल फिजिकल स्पेसिमैन विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स। और इस लड़के के जो फिजिक थे वो बेसिकली ऐसे थे जैसे कि मस्कुलर बॉयज़ के होते हैं, राइट। और इसके मसल्स रिपल्ड थे, मतलब जैसे होता है ना कि जब डोले शोले बना लो, जिम में जाते हो तो आपके पूरे ऐसे मतलब डोले शोले दिखते हैं, राइट। तो इसी तरीके एंड जैसे सिक्स पैक बना लो तो सिक्स पैक पूरे दिखते हैं, तो वो रिपलिंग मसल्स होती हैं बेसिकली। तो ये कह रहा है कि उसकी जो फिजिक थी ना वो एकदम ब्यूटीफुल फिजिक थी, एक ऐसे स्पेसिमेन की तरह जैसे कि उसके लेग्स, आर्म्स, हर जगह उसके मसल्स थे, वो भी रिपल्ड। ही येल्ड, और इस 18 साल के लड़के ने विलियम डगलस को येल करके कहा, चिल्ला कर कहा, हाय स्किनी, मतलब हाय पतले बच्चे, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, मतलब अगर तुमको पानी में पुश कर दिया जाएगा तो तुमको कैसा लगेगा। और डक्ड का मतलब होता है पुश करना पानी में। विद दैट ही पिक्ड मी अप, और ऐसा कहते ही उस 18 साल के लड़के ने विलियम डगलस को उठाया, टोस्ड मी इनटू द डीप एंड, और उसने इस YMCA पूल के जो नीचे एकदम डीप गहराई पर 9 फीट डीप वाटर था वहाँ पर विलियम डगलस को फेंक दिया, टॉस कर दिया, मतलब उस पानी में फेंक दिया। I landed in a sitting position, swallowed water and went at once to the bottom. विलियम डगलस बता रहे हैं कि जैसे ही इस लड़के ने विलियम डगलस को पानी में फेंका, वो भी पानी की उस गहराई में जहाँ पर 9 फीट डीप वाटर था, तो उस टाइम पर विलियम डगलस एकदम से बॉटम पे जाकर गिरा सिटिंग पोजीशन में, और उसके मुंह में पानी भर गया था। आई वॉज फ्राइटेंड, और विलियम डगलस उस टाइम पर बहुत डर गया था। बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स। तो विलियम डगलस कह रहे हैं कि हालांकि वो काफ़ी डर गए थे लेकिन इतना भी नहीं डरे थे कि उनकी इंटेलिजेंस काम ना करे। मतलब यहाँ पर बेसिकली वो ये कहना चाहते हैं कि उनका दिमाग अभी भी काम कर रहा था कि वो कैसे पानी से ऊपर आ सकते हैं। ऑन द वे डाउन आई प्लैंड, तो वो बता रहे हैं कि जब उसने मुझे 9 फीट की गहराई में नीचे फेंका, तो जब ये नीचे जा रहे थे विलियम डगलस, तो उस टाइम इन्होंने प्लान बनाया, व्हेन माई फीट हिट द बॉटम। तो ये प्लान क्या बनाया कि ये किस तरीके से ऊपर आ जाएंगे। तो एक्चुअली इनका प्लान ये था कि जब ये बॉटम हिट करेंगे, मतलब पानी का जो नीचे का बिल्कुल बेस है, जब ये उसको हिट करेंगे, आई वुड मेक अ जंप, कम टू द सरफेस, लाई फ्लैट ऑन इट एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल। तो इन्होंने ये प्लान बनाया कि जैसे इनके पाँव नीचे टकराएंगे, ये एकदम से बिग जंप मारेगा, ऊपर की तरफ कूदेगा और सरफेस पर आ जाएगा, पानी के सरफेस पर। और जैसे ही विलियम डगलस पानी के सरफेस पर आएगा, देन ही वुड लाई फ्लैट ऑन इट, और ऐसे एकदम से फ्लैट लेट जाएगा और बैक स्विमिंग करेगा। ठीक है, बैक से हम स्विमिंग नहीं करते हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई सरफेस से आने के बाद ये क्या करेगा, ये फ्लैट लेट जाएगा ताकि पानी पर इसके बॉडी का बैलेंस बन जाए, और फिर ये स्विमिंग करने की कोशिश करेगा, पैडल करने की कोशिश करेगा पाँव से, और पैडल करता करता ये पूल के किनारे तक पहुंच जाएगा। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन। हालांकि इसने प्लान इतना बढ़िया बनाया था, लेकिन अब इसका प्लान क्या सक्सेसफुल होता है वो हमें आगे इस पैराग्राफ में पता चलेगा। तो ये कह रहा है दैट इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, कि जब ये नीचे गया तो वो जर्नी नीचे तक डूबने की जो इसकी जर्नी थी ना, वो इतनी
ज़्यादा लंबी थी जो इसने नहीं सोचा था। दोज 9 feet वर मोर लाइक 90, मतलब वो 9 feet डीप गहराई ऐसे लग रही थी जैसे मानो 90 feet हो। बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट। अब ये कह रहा है कि हालांकि इसने प्लान तो ये बनाया था कि ये बॉटम हिट करेगा, एकदम से जंप मारेगा ऊपर और ये सरफेस पर आ जाएगा, लेकिन ये बॉटम तक तो पहुंचा नहीं, बट इसके जो लंग्स हैं वो अब रेडी टू बर्स्ट होने लग गए, मतलब फटने को हो गई, क्योंकि अब ये सांस लेना चाहता था। बट वेन माई फीट हिट बॉटम आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ। समन्ड का मतलब होता है गैदर करना। विलियम डगलस कह रहे हैं कि जैसे ही इसने बॉटम को हिट किया, मतलब जैसे ही ये पानी के एकदम नीचे गया, इसने अपनी स्ट्रेंथ को गैदर किया, मतलब अपनी स्ट्रेंथ को एकदम इकट्ठा किया। मेड व्हाट आई थॉट वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स, और अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने की कोशिश की। तो इसने क्या किया, इसने अपनी पूरी ताकत लगाई, ऊपर जंप करने की कोशिश की। आई इमेजिन्ड आई वुड बॉब टू द सर्फेस लाइक अ कॉर्क। अब ये सोचता है कि अब जैसे ये जंप करेगा, ये इस तरीके से बाहर आएगा पानी से जैसे कोई शैम्पेन की बोतल से एक कॉर्क बाहर आती है। जैसे कि शैम्पेन की जो बोतल्स होती हैं, जो उसके ऊपर का जो कॉर्क होता है बेसिकली, जैसे कि ये लगा लो कोई बोतल है एंड इसका जो ये कॉर्क है ये एकदम से जो है ऊपर उछल जाता है, राइट। तो यहाँ पर वो यही कहना चाहते हैं कि जो शैम्पेन की बोतल का कॉर्क है ना, वो जंप कर जाता है। इसे लगा कि ऐसे ही जैसे ये बॉटम हिट करेगा वैसे ही ऊपर ऐसे जंप करेगा जैसे एक शैम्पेन की कॉर्क जंप करती है। इंस्टेड आई केम अप स्लोली, लेकिन जो इसने सोचा था वो प्लान अच्छे से इसका सक्सेसफुल नहीं हो पाया, बल्कि ये स्लोली स्लोली ऊपर आया। आई ओपनड माई आईज, और इसने अपनी आंखें खोली, एंड सो नथिंग बट वाटर, और इसकी आंखों के आगे कुछ नहीं, बस क्या था, पानी था। वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंज टू इट। इनको अपनी आंखों के आगे जो पानी दिख रहा था वो येलो कलर का पानी था, जैसे कि पानी डर्टी हो गया हो। आई ग्रू पैनिकी, और अब विलियम डगलस और भी ज़्यादा घबरा गए। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप, और ये सरफेस की तरफ ऐसे आने की कोशिश कर रहे थे जैसे कि मानो ये कोई रस्सी पकड़ना चाहते हो। माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, लेकिन उनके हाथ में क्या आया, सिर्फ और सिर्फ पानी। आई वॉज सफोकेटिंग, आई ट्राइड टू येल बट नो साउंड केम आउट। विलियम डगलस कहते हैं कि वो अब सफोकेट करने लगे थे, उनको सांस लेने का मन कर रहा था बट वो सांस नहीं ले पा रहे थे, एंड ही कुड नॉट ब्रीथ, दैट्स वाई ही वॉज सफोकेटिंग। एट द सेम टाइम ही ट्राइड टू येल, इन्होंने चीखने चिल्लाने की कोशिश की, स्क्रीम किया, बट इनकी आवाज़ बाहर नहीं आई। देखो वाटर की डेंसिटी ही ऐसी होती है कि आप वाटर के अंदर जाकर अगर चिल्लाओगे बोलोगे तो आपकी आवाज़ बाहर नहीं आएगी। Then my eyes and nose came out of the water, but not my mouth. अब यहाँ ये कह रहे हैं कि ग्रेजुअली ये धीरे धीरे ऊपर तो आए, लेकिन इनका पूरा मुंह सरफेस पर नहीं आया, बल्कि इनकी आंखें और इनकी नाक आउट ऑफ द वाटर आ चुकी थी। मतलब वाटर के सरफेस पर इनकी आंख और नाक आ चुकी थी, इनका मुंह अभी भी पानी के अंदर ही था। I flailed at the surface of the water, swallowed and choked. I tried to bring my legs up, but they hung as dead weights, paralyzed and rigid. यहाँ पर विलियम डगलस कह रहे हैं कि उन्होंने ना अब क्या करने की कोशिश की, फ्लेल करने की कोशिश की। फ्लेल का मतलब होता है वेव करना। तो जब ये सरफेस पर आए, इन्होंने अपने हाथ को वेव किया कि कोई इनको देखे और इनको बचा ले, लेकिन इतना करते ही इनके मुंह में पानी चला गया, क्योंकि इनका मुंह अभी सरफेस पर नहीं आया था, पानी के अंदर था। तो अब क्या हुआ, जैसे ये छटपटाने लगे इनके मुंह में पानी चला गया और ये चोक हो गए, राइट, ये सांस नहीं ले पाए।
आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, इन्होंने अपने पाँव को भी ऊपर लाने की कोशिश की, लेकिन इनके पाँव पानी के अंदर इस तरीके से लटके हुए थे जैसे कि उन पर कोई डेड वेट रखा हो, जैसे कि इनके पाँव पैरालाइज हो गए हों, काम ही नहीं कर रहे थे, एंड इनके पाँव एकदम रिजिड, एकदम सॉलिड हो गए थे। तो बेसिकली इनके पाँव मूव ही नहीं कर पा रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे कि कोई एक ग्रेट फोर्स इनको पानी के नीचे खींचने की कोशिश कर रही है। तो बेसिकली इनका जो बॉडी वेट है ना, वो इनको नीचे लेकर जा रहा था पानी में। आई स्क्रीम्ड, अब इन्होंने चीखने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन इनकी आवाज़ सिर्फ और सिर्फ पानी ही सुन रहा था, ना कि कोई और। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल। और अब जब ये चोक हो गए थे, पानी इन्होंने स्वेलो कर लिया था, तो और इनके पाँव ऊपर नहीं आ रहे थे, तो ये दोबारा से बॉटम में चले गए। वही सेम जर्नी जब उस लड़के ने विलियम डगलस को फेंका था, तो उस टाइम पर वो 9 डीप वाटर 90 फीट जैसा लग रहा था। ठीक है, जो 9 फीट वाला डीप वाटर था ना, वो 90 फीट डीप लग रहा था। और अब इनको दोबारा वैसा ही फील हुआ कि ये दोबारा से इस 90 फीट डीप वाटर की गहराई में जा रहे हैं। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन नाइटमेयर फ्लाइट्स एंड इररेजिस्टिबल फोर्स। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, माई लंग्स एक्ड, माई हेड थ्रोप्ड। सो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये अब पानी में एकदम स्ट्रक हो चुके थे, एंड इन्होंने दोबारा से अपने स्ट्रेंथ को गैदर करने की कोशिश की, सरफेस पे आने की कोशिश की, ये एफर्ट करते रहे सरफेस पर आने के लिए। और यहाँ इन्होंने अपने एफर्ट को कंपेयर किया है एक ऐसे इंसान से जिसको नाइट मेयर्स आते हों, जिनको डरावने सपने आते हों, एंड उन डरावने सपनों से निकलना कितना मुश्किल होता है। इन द सिमिलर मैनर जो इन्होंने एफर्ट्स करे, वो एफर्ट्स भी ऐसे थे, फ्यूटाइल में थे, मतलब इन्होंने जितने भी एफर्ट्स किए बट ये सरफेस पर नहीं आ पा रहे थे। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, अब जो है इनको सांस नहीं आ रही थी, अब थक भी गए थे। माई लंग्स एक्ड, इनके जो लंग्स हैं उनमें दर्द होने लग गया था, इनके सर में दर्द होने लग गया था, सर एकदम से ऐसे थ्रोब कर रहा था, मतलब सर बहुत दर्द कर रहा था। और जैसे कि हमें जब हेडेक होता है तो कई बार ऐसा नहीं होता है कि हमारे जो सर की नसें हैं वो एकदम ऐसे लगता है फटने वाली हैं, तो सेम इनको लग रहा था। आई वॉज गेटिंग डिजी, और इनको ऐसे चक्कर आ रहे थे। बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रैटेजी, और इनको अभी भी वो स्ट्रैटेजी याद थी। कौन सी स्ट्रैटेजी? जैसे ही ये पूल के बॉटम में जाएंगे तो ये एकदम से ऐसे जंप लेंगे और इस तरीके से बाहर आएंगे बॉटम से, जैसे कि एक शैम्पेन का जो कॉर्क होता है वो एकदम से बाहर आता है, राइट, जब उस पर फोर्स लगाते हैं। तो जैसे कि आपने शैम्पेन की बोतल्स में देखा होगा कि उसका जो आप शेक करो और उसमें बहुत ही फोर्स बन जाता है, और होता यह है कि जो शैम्पेन का कॉर्क होता है ना, जो ऊपर का ढक्कन होता है, वो एकदम से निकल जाता है, एकदम से निकलता है वो, राइट, और उछल के निकलता है। तो ऐसे ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे ये बॉटम हिट करेंगे पूल के बॉटम को, वैसे ही ऐसे छलांग लगाएंगे जैसे कि एक कॉर्क जंप करके बाहर आती है शैम्पेन की बोतल से। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, और इन्होंने यही स्ट्रेटेजी बनाई थी कि ये सरफेस पर आएंगे, अपने बॉडी को बैलेंस में लाने के लिए ये एकदम फ्लैट लेट जाएंगे वाटर पर। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, और आर्म्स को ये क्या करेंगे, आर्म्स से तैरने की कोशिश करेंगे। एंड थ्रैश विद माई लेग्स, देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ। तो इन्होंने कहा कि ये हाथ और पैरों से क्या करने की कोशिश करेंगे, स्विमिंग करने की कोशिश करेंगे, एंड देन एट द एंड ये पूल के एज पर आ जाएंगे, किनारे पर आ जाएंगे और ये बच जाएंगे। बट आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, आई ओपनड माई आईज, नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो, डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू। लेकिन जो इन्होंने सोचा था वो नहीं हुआ, ये नीचे नीचे जाते गए। इन्होंने जब अपनी आंखें खोली, इनकी आंखों के आगे एकदम से येलोइश इनको लगा, जैसे पानी एकदम येलो ग्लो कर रहा हो, और ऐसा डार्क एकदम पानी कि उसमें से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था इनको।
And then sheer stark terror seized me. Terror that knows no understanding, terror that knows no control, terror that no one can understand who has not experienced it. फिर ये यहाँ कहते हैं कि अब उनको टेरर ने सीज कर लिया था, मतलब पकड़ लिया था, जकड़ लिया था, या ये कह लो वो एक डर जो था, एक स्टार्क टेरर, वो उसने चारों तरफ से विलियम डगलस को जकड़ लिया था. एक ऐसा टेरर जिसकी ना कोई अंडरस्टैंडिंग और ना कोई कंट्रोल, मतलब कोई भी इस डर को समझ नहीं सकता जब तक उसने ऐसा डर ना देखा हो. जिसने एक्सपीरियंस किया है ऐसा डर, वो ही इसके विलियम डगलस के डर को समझ सकता है. आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर एंड आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर. तो ये कह रहे हैं कि ये पानी के अंदर श्रीकिंग करते गए, मतलब स्क्रीम करते गए, चिल्लाते गए, बट ही वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर. लेकिन अब ये पैरालाइज हो चुके थे, इनकी बॉडी में कोई जान नहीं थी, एकदम स्टिफ रिजिड हो चुकी थी डर के मारे. इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन. इन्होंने चीखने चिल्लाने की कोशिश की, बट इनकी चीख बाहर नहीं निकली. ऐसे लग रहा था जैसे मानो इनकी चीख थ्रोट में ही, इनके गले में ही फ्रीज हो चुकी हो. ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव. और अब इनको सिर्फ दो चीज़ों ने ऐसा सिग्निफाई किया कि भाई ये जिंदा है. कहने का मतलब है इनकी बॉडी एकदम इतनी पैरालाइज हो गई थी, इन्हें लग गया था कि भाई अब लास्ट टाइम आ चुका है. लेकिन सिर्फ दो चीज़ें ऐसी थी जिसकी वजह से इनको लगा कि अभी भी ये जिंदा है. एक तो ये कि इनका हार्ट थ्रोब हो रहा था, एंड दूसरा इनका हेड थ्रोब हो रहा था, मतलब हेड जो है वो पाउंड करा था. पाउंड का मतलब अगेन थ्रोबिंग होता है, इसका मतलब होता है कि उसके में मूवमेंट हो रही थी, मतलब वो बेसिकली बीट कर रहा था, राइट. तो इनके दिमाग में और इनके दिल में जो है पाउंडिंग हो रही थी. सो बेसिकली इनको अब समझ आ गया था कि हाँ अभी भी ये जिंदा है. एंड देन इन द मिडेस्ट ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीजन. मिडेस्ट मीन्स बिटवीन. तो ये अब एक डर के बीच में घिरे हुए थे, लेकिन इनके पास अभी भी टच ऑफ रीजन था, मतलब जो इन्होंने प्लान बनाया था वो अभी भी इनके दिमाग में था. और इनका प्लान क्या था कि इनको ये याद रखना है जैसे ही ये पानी के नीचे जाएंगे एकदम और बॉटम को हिट करेंगे, वैसे ही ये अपने पाँव से पूरा प्रेशर लगाकर ऊपर जंप लगाएंगे. एट लास्ट I felt the tiles under me, my toes reached out as if to grab them. अब ये जैसे ही पानी के नीचे गए एकदम बॉटम में, तो इन्होंने अपने टोज से उस टाइल को ग्रैब करने की कोशिश की, इस तरीके से उन टाइल्स को पकड़ के जंप करने की कोशिश की कि भाई जिस तरीके से एक कॉर्क शैंपेन की बोतल से बाहर आती है एक फोर्स के साथ. तो इन्होंने भी अपनी टोज की हेल्प से उन टाइल्स को ग्रैब करके ऊपर जंप लगाने की कोशिश की. सो आई जंप्ड विद एवरीथिंग आई हैड. इनके पास जितनी स्ट्रेंथ बची हुई थी उस स्ट्रेंथ के साथ इन्होंने ऊपर जंप लगाई. बट द जंप मेड नो डिफरेंस. द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी. आई लुक्ड फॉर रोप्स, लैडर्स, वाटर विंग्स. अब ये कह रहे हैं कि इन्होंने छलांग लगाने की कोशिश तो की, बट ये छलांग नहीं लगा पाए. अभी भी इनके आसपास क्या था, सिर्फ और सिर्फ पानी. इन्होंने रस्सी को ढूंढने की कोशिश की, लैडर ढूंढने की कोशिश की, वाटर विंग्स, कि भाई किसी न किसी तरीके से ये पानी के बाहर आ जाएं. इन्होंने ऐसी बहुत सारी चीज़ें ढूंढने की कोशिश की, बट नथिंग हैपेंड. ओनली एंड ओनली वाटर वॉज देयर. अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी. तो ये कह रहे हैं कि ये उस येलो वाटर के बीच में थे बिल्कुल, मतलब उस येलो वाटर से घिरे हुए थे. स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. आई शुक एंड ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट. ये कह रहे हैं कि ये उस स्टार्क टेरर के, मतलब
जो डर था ना बेसिकली वो इनके अंदर इतना ज़्यादा हो गया था इस वोटर की वजह से, जैसे कि एक ऐसे इंसान को लगता हो कि जब उसे इलेक्ट्रिसिटी शॉक दे दिया जाता हो। सो ही वॉज बेसिकली ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट, वो बहुत ही ज़्यादा डर गए थे, डर के मारे वो ट्रेम्बल करने लग गए थे, वो कांपने लग गए थे, वो शेक हो गए थे। माई आर्म्स वुड नॉट मूव, माई लेग्स वुड नॉट मूव, उनके ना तो आर्म्स ना लेग्स मूव ही नहीं कर पा रहे थे, इनकी बॉडी एकदम पैरालाइज हो चुकी थी, फ्लेक्सिबिलिटी जा चुकी थी, रिजिड हो गई थी। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल फॉर मदर, नथिंग हैपेंड, और इन्होंने आवाज़ लगाने की कोशिश की अपनी मदर को, या फिर ऐसे ही इन्होंने स्क्रीम किया कि कोई तो इनकी आवाज़ सुन ले, बट एट लास्ट कुछ नहीं हुआ।